नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग तीसरे चैप्टर कार्य शक्ति एवं ऊर्जा को पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग कल के लेक्चर में घर्षण बल और उसकी विशेष स्थितियाँ, जिसको हम लोग स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण को हम लोग सीमांत घर्षण तक शायद हम लोग पहुँच चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गतिक घर्षण के बारे में। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यदि ये कोई सरफेस है, यहाँ पर देखिए ये कोई सरफेस है हमारा, और प्रत्येक सरफेस में कुछ न कुछ रफनेस अवश्य होता है, जिसके कारण उसमें जो है उस पर गति करने वाले पिंड, मान लेते हैं ये हमारा पिंड है जो इस पर गति कर रहा है। इसका द्रव्यमान mg नीचे की ओर काम करेगा, और द्रव्यमान को संतुलित करने के लिए एक प्रतिक्रिया बल लगता है, वो ऊपर की ओर काम करता है, जिसको हम लोग r से डिनोट करते हैं। यदि इस पर कोई बल F लगाकर इस तरीके से F न्यूटन का बल लगाया जाए, तो इसका जो है क्षैतिज घटक, इस तल के समांतर जो घटक होगा, यहाँ मान लीजिए थीटा लगा है, थीटा एंगल है, तो इस बल का इस डायरेक्शन में जो घटक होगा इसको लिखेंगे F cos थीटा। ये लोग हम लोग बल का जो है वियोजन कैसे करते हैं सदिशों का, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये F cos थीटा कैसे आया है। यदि इस बल के इस घटक F cos थीटा के कारण पिंड इस सरफेस पर गति करता है, तो दोनों सरफेस, यानी ये पिंड का जो सरफेस है और ये जो सरफेस है दूसरा जिस पे पिंड गति कर रहा है, इन दोनों सरफेस के रफनेस के कारण क्या होता है, इनकी गति का विरोध जो है एक बल करता है, जिसको हम लोग घर्षण बल बोलते हैं। इसको Fs से डिनोट करते हैं। Fs से डिनोट तब करते हैं जब पिंड जो है गतिमान नहीं हो, तब Fs से डिनोट किया जाता है, और जब पिंड जो है गतिमान हो जाता है तब उसको Fk से डिनोट करते हैं। फिलहाल हम लोग स्टैटिक घर्षण बल की बात करेंगे। तो स्टैटिक घर्षण बल वह बल होता है जो पिंड के स्थिर अवस्था में दोनों संपर्क सतहों के बीच लगता है। ये हो गया हमारा स्टैटिक घर्षण। इसके बाद होता है स्थिर घर्षण, इसको बोलते हैं हिंदी में। दूसरा हो गया गतिक घर्षण। देखिए, जब गतिक घर्षण की स्थिति तब आती है जब ये F का घटक F cos थीटा इतना अधिक हो जाए कि F cos थीटा इज ग्रेटर देन हो जाए Fs, यानी जो स्टैटिक घर्षण के मान से F cos थीटा का मान अधिक हो जाएगा, तो ये पिंड क्या होगा, इस तल पर चलने लगेगा। तो इस समय जो चलते हुए जब पिंड चल रहा है इस तल पर, उस समय जो दोनों संपर्क सतहों के बीच जो घर्षण बल लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं गतिक घर्षण। इसको हम लोग डिनोट करते हैं गतिक घर्षण को Fk से, जहाँ k क्या है, काइनेटिक है। ठीक, इसके बाद इसकी तीसरी स्थिति थी सीमांत घर्षण की स्थिति। सीमांत घर्षण की स्थिति क्या होती है, देखिए, जब ये F cos थीटा, ये F घटक है, सॉरी ये F बल है जिसका घटक F cos थीटा है, इसका मान Fs, देखिए Fs स्टैटिक घर्षण है, इसका मान हर समय क्या होता है, F cos थीटा के बराबर होता है शुरुआती दौर में। जैसे मान लीजिए ये पिंड रखा हुआ है और इस पर हम कोई बल लगाते हैं, बल लगाएंगे, थोड़ा सा बल लगाएंगे तब पिंड चलना प्रारंभ नहीं करेगा, तब भी ये F cos थीटा Fs के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा और बल बढ़ाएंगे तब भी जो है F cos थीटा Fs के बराबर हो जाएगा। ऐसे ऐसे बल को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब जो है पिंड चलने ही वाला होता है, यानी जब पिंड चलने ही वाला होता है उसके पहले वाली स्थिति में जब F cos थीटा का मान Fs के बराबर होता है, जब पिंड चलने ही वाला होता है, चलता नहीं, चलने ही वाले माने चलने की स्थिति में हो जाता है, तब F cos थीटा का जो मान होता है Fs के अधिकतम मान के बराबर होता है, यानी Fs का अधिकतम मान ही सीमांत घर्षण कहलाता है। तो ये तीन स्थितियां हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग इसके आगे से देखेंगे। तो इसके आगे का हमारा टॉपिक है देखिए यहाँ पर गतिक घर्षण। जब पिंड बाह्य बल के प्रभाव के कारण गति की स्थिति में हो तो पिंड पर लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण
कहते हैं, इसे एफ के से डिनोट करते हैं। गतिक घर्षण को हम लोग एफ के से डिनोट करेंगे। अब देखिए स्टैटिक घर्षण और गतिक घर्षण के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। गतिक घर्षण एफ के का मान, एफ यहाँ कैपिटल लिख दिया गया है, इसको स्मॉल से लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए गतिक घर्षण एफ के का मान स्थैतिक घर्षण के मान से कम होता है, अर्थात एफ के इज लेस देन एफ एस होता है। जो गतिक घर्षण होता है उसका मान स्थैतिक घर्षण से सदैव कम होता है, ये नोट है। इसके बाद घर्षण के नियम, अगला टॉपिक हमारा घर्षण के नियम है। तो घर्षण के देखिए नियम को किसने दिया था? घर्षण बल के नियम सर्वप्रथम अमाटोन्स ने 1999 में, अमाटोन्स ने 1699 सॉरी, घर्षण बल के नियम सर्वप्रथम अमाटोन्स ने 1699 में तथा इसके पश्चात कूलाम ने 1779 ईस्वी में निम्न प्रकार दिए थे। यानी सबसे पहले घर्षण के नियम किसने दिए थे? अमाटोन्स ने 1699 में, इसके बाद जो है कूलाम ने 1779 ईस्वी में दिया था। तो इन दोनों के अनुसार घर्षण के क्या क्या नियम हैं? देखिए पहला नियम क्या है? किन्हीं दो सतहों के बीच लग रहा स्थैतिक घर्षण बल पिंड पर लग रहे बल के उस घटक के बराबर होता है जो सतह के समांतर हो। यहाँ पर पहले में बात किया गया स्थैतिक घर्षण के बारे में। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होता है? स्थैतिक घर्षण, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, स्थैतिक घर्षण बल पिंड पर लग रहे बल के उस घटक के बराबर होता है जो सतह के समांतर होता है। यानी यदि ये एफ कॉस थीटा इस तरीके से लग रहा हो, तो एफ इस तरीके से लग रहा हो, तो इसका घटक जो तल के समांतर होगा एफ कोस थीटा, उसके सदैव बराबर होता है एफ एस, जिसको हम लोग स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। पहला नियम यही है। उपरोक्त चित्र में स्थैतिक घर्षण बल एफ एस प्रोपोर्शनल टू एफ कोस थीटा होगा। यानी जब तक एफ कोस थीटा बढ़ेगा तब तक एफ एस भी बढ़ेगा। एफ कोस थीटा के बढ़ने पर एफ एस भी बढ़ता है। तब तक बढ़ेगा जब तक कि पिंड स्थिर अवस्था में है। जैसे ही पिंड गतिमान हो जाएगा उस समय एफ एस का मान कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है एफ एस प्रोपोर्शनल टू एफ कोस थीटा होगा, तथा जब तक पिंड गतिमान न हो जाए तब तक एफ एस बराबर एफ कोस थीटा रहेगा। जब पिंड गतिमान हो जाता है तो इसका जो स्टैटिक घर्षण का मान होता है वो गतिक घर्षण में कन्वर्ट हो जाता है और इसका मान जो है घट जाता है। इसके बाद दूसरा नियम हमारा है, यदि स्थैतिक घर्षण बल एफ एस के परिमाण का अधिकतम मान सीमांत घर्षण एफ एस मैक्स हो। ये क्या है? सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल ही जो है घर्षण बल का अधिकतम मान होता है, तो इसको हम लोग एफ एस मैक्स से लिख रहे हैं। तो ये किसके समानुपाती होता है? एफ एस मैक्स प्रोपोर्शनल टू आर होता है। आर क्या है? ये प्रतिक्रिया बल। देखिए यहाँ पर जो एम जी है, ये आर जो एम जी को संतुलित करता है, प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। क्या? स्थैतिक घर्षण, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, जिसको एफ एस मैक्स लिखा गया। तो आर के समानुपाती होगा, तो इसको प्रोपोर्शनल चिन्ह जब यहाँ से हटेगा तो एफ एस मैक्स म्यू एस आर हो जाएगा। म्यू एस क्या है? एक नियतांक है। म्यू एस एक नियतांक है जिसको हम लोग स्थैतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं। देखिए, जिसको हम लोग स्थैतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए इसके बाद हमारा तीसरा नियम है, यदि पिंड पर लगाए गए बल एफ के घटक एफ कोस थीटा का मान सीमांत घर्षण बल से अधिक हो जाए तो पिंड चलना प्रारंभ कर देगी। ऐसी स्थिति में एफ के बराबर म्यू के आर, जहाँ म्यू के क्या है? गत्यात्मक घर्षण गुणांक है या गतिक घर्षण गुणांक है। देखिए यहाँ पर मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि ये बल अगर लग रहा है पिंड पर,
इस डायरेक्शन में, तो इसका इस डायरेक्शन में जो तल के समांतर होगा एफ कोस थीटा घटक होगा। जब पिंड जो है एफ कोस थीटा का मान एफ एस से अधिक हो जाएगा, एफ कोस थीटा का मान एफ एस से अधिक हो जाएगा, तो क्या होता है, पिंड गति करने लगता है सरफेस पर, और गति करेगा तो उस समय क्या होता है, एफ एस जो घर्षण बल था, यह घर्षण बल परिवर्तित हो जाता है किसमें, गतिक घर्षण में। तो इसको एफ के से डिनोट करते हैं, गतिक घर्षण को हम लोग एफ के से डिनोट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पढ़े पीछे में, यदि सीमांत घर्षण बल किसके समानुपाती होता है, आर के समानुपाती होते हैं। यहाँ पर एक घर्षण गुणांक हमको म्यू एस मिला था। म्यू एस क्या होता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक, जैसे स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है वैसे स्थिर अवस्था में स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है, और गति की अवस्था में क्या होता है, गतिक घर्षण गुणांक होता है। तो जिस तरीके से हम लोग स्थैतिक घर्षण गुणांक को प्राप्त किए, वैसे ही हम लोग गतिक घर्षण गुणांक को यहाँ पर प्राप्त किए हैं। देखिए जो तीसरा नियम बता रहा है कि एफ के बराबर होता है म्यू के आर, जहाँ म्यू के क्या है, गतिक घर्षण गुणांक है। अब देखिए गतिक घर्षण गुणांक के बारे में कुछ जानकारी नोट के रूप में लिखी हुई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है, यदि दोनों सतहों के बीच आपेक्षिक चाल कम हो तो एफ के का मान पिंड की चाल पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या है, गतिक घर्षण गुणांक है। देखिए जब पिंड चलना प्रारंभ कर दे और पिंड का वेग क्या हो, निम्नतम हो, यानी v जो है कम हो, v कम हो, तो इसका जो म्यू के का मान होगा, म्यू के क्या है, गतिक घर्षण गुणांक है। जैसे स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस होता है, वैसे ही म्यू के है। तो म्यू के का मान क्या होता है, अगर v का मान कम हो तो म्यू के का मान पिंड की चाल पर निर्भर नहीं करता है, और यही चाल अधिक होगा, v का मान अधिक होगा, v मोर होगा, अधिक होगा, तब जो है म्यू के का मान जो है हमारा v पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा तैयार होता है जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में। यदि पिंड का वेग, किसी सतह पर गति कर रहे पिंड का वेग यदि कम है तो घर्षण गुणांक का मान मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है, पिंड के वेग से। ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा नोट है, म्यू एस तथा म्यू आर बीमाहीन होते हैं। देखिए म्यू एस तथा म्यू आर ये दोनों राशियां हैं जो कि बीमाहीन होती हैं। इनका मान संपर्क सतह की प्रकृति, खुरदरापन तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु म्यू के इज लेस देन म्यू एस होता है। जैसे जो है गतिक घर्षण गुणांक जैसे गतिक घर्षण बल, देखिए गतिक घर्षण बल हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर गतिक घर्षण बल को हम लोग लिखते हैं एफ के से, और स्थैतिक घर्षण बल को लिखते हैं एफ एस से। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, जब पिंड चलना प्रारंभ कर देता है तो जो स्थैतिक घर्षण था वही गतिक घर्षण में कन्वर्ट होता है, लेकिन उस समय क्या होता है, गतिक घर्षण का मान जो है स्थैतिक घर्षण बल के मान से कम होता है। इसलिए यहाँ पर एफ के इज लेस देन क्या हो जाएगा, एफ एस। जैसे एफ के इज लेस देन एफ एस होता है, सेम टू सेम वैसे ही क्या होता है, म्यू के इज लेस देन म्यू एस होता है, अर्थात गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक के मान से कम होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हमारा चौथा नियम है घर्षण का, प्रतिक्रिया बल आर का मान समान रहने पर घर्षण बल एफ एस अथवा एफ के सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए ये हमारा प्रतिक्रिया mg बल, ये हमारा mg था, इसका प्रतिक्रिया बल क्या था, r। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसी भार का mg को कौन संतुलित करता है, r संतुलित करता है। यदि इसी भार का, देखिए एक दूसरा हम लोग पिंड ले लें, ये हो गया सरफेस। चौथा जो नियम है वो क्या समझाना चाहता है, इसको देख लीजिए। इसका क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ा देते हैं, भार को mg रखेंगे और इसका प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर। ये हमारा f काम कर रहा है, इसका समांतर घटक f cos थीटा इधर आ जाएगा। ये हमारा जो है fs हो गया,
और यहीं पर Fk भी काम करेगा जब पिंड गतिक अवस्था में आ जाएगा। तो इन दोनों फिगरों में समानता क्या है, देखिए जो mg है इसका भार और इसका भार, दोनों का भार समान है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों संपर्क सतहों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है। तो चौथे नियम में देखिए यही बताया गया है कि प्रतिक्रिया बल R का मान समान रहने पर घर्षण बल Fs अथवा Fk सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये चौथा नियम था, यानी यदि पिंड छोटा या बड़ा हो लेकिन उनके भार समान हैं, जैसे यहाँ पिंड छोटा है यहाँ पिंड बड़ा है, लेकिन इनके भार mg यहाँ भी है mg यहाँ भी है, तो इनका संपर्क क्षेत्रफल यदि बड़ा भी हो जाए तो Fk और Fs यानी घर्षण बल जो होता है वो R पर डिपेंड नहीं करता है। चौथा नियम यही बता रहा है कि दो समान द्रव्यमान लेकिन अलग अलग आकार की वस्तुएं अगर किसी सरफेस पर रखी हुई हैं, दो समान द्रव्यमान और अलग अलग आकार की वस्तुएं किसी सरफेस पर रखी हुई हैं, पहले को अगर हम लोग यहाँ पर खींचने का प्रयत्न करें फिर दूसरे को खींचने का प्रयत्न करें तो उस पर जो घर्षण बल लगेगा वो R पर डिपेंड नहीं करेगा। यही चौथा नियम था। देखिए यहाँ पर प्रतिक्रिया बल R का मान समान रहने पर, देखिए mg समान रहेगा तो प्रतिक्रिया बल भी समान ही रहेगा, क्योंकि mg को संतुलित कर रहा है R, यहाँ भी mg को संतुलित कर रहा है R। तो प्रतिक्रिया बल R समान रहने पर घर्षण बल Fs अथवा Fk सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। जहाँ Fs और Fk क्या है, Fs हमारा स्थैतिक घर्षण और Fk क्या है, गतिक घर्षण है। इसके बाद हमारा पांचवा नियम है, किसी सतह पर लगने वाले घर्षण बल की दिशा उस सतह के स्पर्शी होती है। तो ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ फिगर में। तो इसमें बोला गया किसी सतह पर लगने वाला घर्षण बल की दिशा उस सतह के स्पर्शी होता है। तो देखिए ये अगर पिंड इधर गतिमान है बाएं से दाएं, तो इस पे जो घर्षण बल लग रहा है वो दाएं से बाएं की तरफ लग रहा है, और ये जो सरफेस है इसके समांतर में और स्पर्श रेखा की दिशा में, समांतर में है और स्पर्श रेखा की दिशा में है। यही हमारा जो है पांचवा नियम बता रहा है यहाँ पर, किसी सतह पर लगने वाले घर्षण बल की दिशा उस सतह के स्पर्शी होती है। इसके बाद सबसे लास्ट हमारा छठा नियम क्या है, ये सब क्या है, घर्षण के नियम है। इसके बाद छठा नियम क्या है, घर्षण बल संपर्क में रखी वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि घर्षण बल का क्या काम होता है, वो दो संपर्क में रखी वस्तुएं अगर गति करना चाहती हैं तो उनकी गति का विरोध कौन करता है, घर्षण बल। यही हमारा क्या है, पांचवा नियम है कि घर्षण बल संपर्क में रखी वस्तुओं की आपेक्षिक गति का विरोध करती है। आपेक्षिक गति मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर वो फिसल रही हैं या चलने का प्रयत्न कर रही हैं तो जो है घर्षण बल उनका विरोध करती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप लोग कोशिश करें कि आपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस चैनल के लिंक को शेयर करें, जिससे जो है थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ जाए हमारा, हमको भी अच्छा लगेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।